हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं कैपेसिटर रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर जेई मेंस। आज कहानी सिर्फ कैपेसिटर की है और कैपेसिटर का क्विक रिवीजन है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे और थोड़े से फॉर्मूला पहले मैं दिखा दूंगा, उनको याद करते हुए कम से कम 30-40 क्वेश्चन का आज का टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। तो कहानी शुरू करते हैं क्विक रिवीजन की। और स्पेसिफिकली जेई मेंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, पर वो क्वेश्चन ज़रूर हैं जो जेई मेंस में आते हैं। कैपेसिटेंस की जितने भी फार्मूलाज हैं, कैपेसिटेंसेस के फार्मूला देखो। स्फेरिकल कंडक्टर, कोई कंडेंसर नहीं है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर, उसके ऊपर चार्ज दिया हो तो उसकी कैपेसिटेंस होती है 4πε0r। स्फेरिकल कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस होती है 4πε0ab/b-, जहाँ पर b उसका आउटर रेडियस है, a उसका इनर रेडियस है। सिलेंड्रिकल कंडेंसर की कैपेसिटेंस होती है 2πε0l, l फॉर लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ln b/a, b आउटर रेडियस, a इनर रेडियस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसकी कैपेसिटेंस ε0a/d, ये बिना डाइलेक्ट्रिक के, डाइलेक्ट्रिक के साथ इसमें k का मल्टीप्लाई हो जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। हाफ CV² Q²/2c एंड हाफ QV, ये वो फार्मूलाज हैं। जब हाफ CV² लगाएंगे जब वोल्टेज पता होगा, Q²/2c लगाएंगे जब हमें चार्ज पता होगा, और अगर हमें कैपेसिटेंस ही नहीं पता पर चार्ज और वोल्टेज पता है तो हम हाफ QV लगाएंगे। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, विच कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ ε0e²। फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर σ²/2ε0 इंटू ए, एरिया ऑफ द प्लेट। असल में फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट ऑन द अदर प्लेट एंड चार्ज ऑन द अदर प्लेट का मल्टीप्लिकेशन करा के फोर्स निकल आती है। फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, हेंस प्रेशर बिकम्स हाफ ε0e², और ये वैल्यू न्यूमेरिकली प्रेशर ऑन ईच प्लेट जो है वो न्यूमेरिकली एनर्जी डेंसिटी के बराबर हो जाता है। ये क्विक बेसिक फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के, जो आपको याद ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद हम पूरे चैप्टर को डिटेल में देख सकते हैं अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक ज्ञान है तो। पहला सवाल जो बहुत पहले पूछा गया, अभी तो खैर बहुत कॉमन सी बात है कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस एंड मटेरियल, मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा गया है प्लेट्स के, और क्या साइज़, क्या शेप है, इस पर डिपेंड करती है और किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना। दूसरा एक अच्छा सवाल ये पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो हमें पता है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 4πε0r होती है। पर सवाल ये ना पूछकर एक बार सवाल पूछा गया कि चार्ज क्यों दिया गया किसी स्फेरिकल कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज क्यों दिया गया। अब इसमें टोटल एनर्जी के बारे में आप बताइए कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज Q²/2c। Q² को आप Q² रहने दें, 2 को 2 रहने दें, क्योंकि बोला गया है स्फेरिकल कंडक्टर, और स्फेरिकल कंडक्टर की बात होती है तो हमें कैपेसिटेंस पता है कि 4πε0r होता है। तो आप यहाँ लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन में 4πε0r, दैट कम्स आउट टू बी Q²/8πε0r। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, सवाल आसान ज़रूर लगेगा पर ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज का ही मान लो आप, लेवल 1 से ही पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, एनर्जी स्टोर्ड इन द बाय कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज क्यू रिसाइड्स। समझना, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, अपनी शीट के क्वेश्चंस हैं तो इसलिए ध्यान रखें कि जब आप शीट में क्वेश्चन देखेंगे तो सारे मिलते चले जाएंगे। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर ने चार्ज बैठा दिया है, मान लो चार्ज दे दिया है इसको क्यू। कंडक्टिंग स्फीयर इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज आने वाला नहीं है, और पूछा जाए कि जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है वो कहाँ स्टोर हुई है, अंदर या बाहर। तो हमें पता है कि सिर्फ बाहर की तरफ एनर्जी स्टोर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है K²/2r। जो एनर्जी है वो सिर्फ बाहर बाहर स्टोर होगी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, सरफेस से इन्फिनिटी तक एनर्जी स्टोर होगी, ध्यान रखें इस बात को। ठीक। कुछ अच्छे और सवाल देख लो इसमें। क्विक रिवीजन है तो फटाफट से जो लेवल 1 है उसको निपटाते हैं, फिर कुछ अच्छे सवाल करते हैं। देखो, 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, इसके पास चार्ज Q1, इसके पास चार्ज Q2, और फिर पूछा जाए कि उनकी कैपेसिटेंस जो है वो C है, इनकी कैपेसिटेंस बाई C है मान लिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन C।
ये फॉर्मूला होता है। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर हमें कैसे पता, क्योंकि हम जब यहाँ पे Q और यहाँ Q लेते थे तो Q चार्ज लिया करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे Q1 और यहाँ Q2 हो गया है तो थोड़ा सा लोचा है। क्या किया जाए, सुने, जब भी कभी चार्ज ऑन प्लेट्स डिफरेंट हो तो टोटल चार्ज का आधा यानी Q1 प्लस Q2/2, टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पे चला जाता है। Q1 प्लस Q2/2 इधर बाहर, Q1 प्लस Q2/2 इधर बाहर। तो अंदर कितना बचा, इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था Q1, तो हम लिखेंगे Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो बचा गया हमारे पास Q1 माइनस Q2/2, ठीक। ये चार्ज मेरे पास बचा, जो प्लेट के इनर सरफेस पे, पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे जो चार्ज होता है, दैट इज टर्म्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। तो हमारे पास बन क्या गया, गौर से देखो, Q1 माइनस Q2/C इंटू 2, ये बन गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द आंसर। ऐसा सवाल होता आसान है, पेपर में लगता नहीं है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ plate separation D, the potential difference between plates is V. The electric field inside at a distance R from the positive plate is। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा D है, ठीक। प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और हम मान रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एकदम नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके ऊपर प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा, इसमें कोई लोचा नहीं दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी वो इस तरफ होगी, एंड दैट वुड बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो डी बहुत छोटा होता है एरिया की डिमेंशन से, तो प्लेट्स की डिमेंशन से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फाइनाइट शीट की तरह काम करेगा। और इन्फाइनाइट शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर से इंडिपेंडेंट होती है, तो प्लेट से कितनी भी आर दूरी पर चले जाओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड बी कॉन्स्टेंट, है ना, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। पर आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में आपको नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था तो इसमें सिग्मा नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है, वी एंड डी। और हमें एक बात पता होती है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बाई द सेपरेशन, है ना, वी बाई डी, ये फॉर्मूला है, तो वी बाई डी। अच्छा एक बात और, तो हो गया खत्म आंसर, वी बाई डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिमाग में इस बात को रखें, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डी और आर में कंफ्यूज करा देते हैं कई बार, तो बच्चे हो भी जाते हैं, इसीलिए इस सवाल दिए जाते हैं। अगला देखो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे सवाल नहीं आते। टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी, ये दो पैरेलल प्लेट है मान लो, ठीक, इनका एरिया ए है और सेपरेशन जो है वो डी है। इस पे चार्ज Q1 दिया गया, इस पे चार्ज Q2 दिया गया। दे रिपेल ईच अदर बाई अ फोर्स, ये कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बताइए भाई कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। एक्शन रिएक्शन का लॉ लगना है मेरे हिसाब से। इसके बाहर की सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी Q1 प्लस Q2/2, ठीक है ना। और इसके अंदर की सरफेस पे कितना बचेगा, वो बचेगा, टोटल चार्ज Q1 था माइनस Q1 प्लस Q2/2, तो मेरे हिसाब से 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2/2 दैट बिकम्स Q1 माइनस Q2/2। ये इनर सरफेस पे चार्ज आ गया। अब जो इनर सरफेस पे चार्ज है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर बन गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो सिग्मा क्या बना, सिग्मा बना चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि Q1 माइनस Q2/2 इंटू ए। और फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी लिखा हुआ था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिग्मा स्क्वायर देखो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो आप एरिया से एरिया को काट दीजिए, आपके पास आंसर आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई ईच प्लेट ऑन ईच अदर, ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल की तरफ आइए, देखिए क्या क्या हो सकता है। देखो एक सवाल ऐसे पूछा गया, ये भी अच्छा सवाल है, अपनी शीट का ही है तो हम शीट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और सारे नहीं लगाएंगे, जितनी वैरायटी मैक्सिमम कवर हो पाएगी मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वही करने वाले हैं हम, ये ठीक। कैपेसिटेंस मान लो इसकी C है, ये प्लस और ये माइनस, V वोल्ट की बैटरी लगाई और हमने इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने पर
कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि इसके अक्रॉस वही वोल्टेज हो जाएगा जो बैटरी के अक्रॉस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट होना, यानी मैक्सिमम चार्ज हो जाना कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो V हो जाएगा, और जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हाफ CV² हो जाएगी। और ऐसे में पूछा जा रहा है कि कितनी हीट जनरेट हुई, हीट जनरेटेड, ये सवाल पूछा जा रहा है, हीट जनरेटेड। अब ये हीट जनरेटेड का सवाल क्लियर है कि CV² माइनस हाफ CV² बराबर हाफ CV²। ये सबको पता है कि CV² करता है वर्क डन बैटरी, और हाफ CV² स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर, तो जो बच गई वही हीट जनरेट हुई। ठीक है ना। और ये हुआ कब? स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले पहले। ठीक है, अगला देखो, पैरेलल प्लेट का सवाल सुनना। A parallel plate capacitor is charged by a battery of EMF V volt. Work done by the battery is W. Gain in energy of capacitor is U and the heat dissipated is H. देखो गौर से, EMF V है, वर्क डन बाई बैटरी W है, क्या लिख दिया W को, वर्क डन बाई बैटरी W है, गेन इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज U एंड हीट डिसिपेटेड इज H। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है? कोई परेशानी नहीं है, सुने गौर से। बैटरी जो वर्क डन करती है उस वर्क डन के दो हिस्से होते हैं, वो जाता है कैपेसिटर की एनर्जी गेन कराने में और हीट लॉस में। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेटेड। ठीक, क्लियर है? ये रिलेशन आ गया बेटा आपके पास। अब एक बात सुनो, ये रिलेशन आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। अगर एक ही कैपेसिटर, तो आपको पता है वर्क डन बाय द बैटरी इज ट्वाइस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आधा लॉस हो जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एनर्जी स्टोर हुई उतनी ही हीट डिसिपेट हुई, और वर्क डन बाय बैटरी की वो आधी थी। दिस इज़ द रिलेशन। और आपको मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, पर जो शीट है अपनी उसमें देखोगे तो ये रिलेशन दिया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। A capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V from a cell and then disconnected from it. सुनो, एक कैपेसिटर है, उसको V वोल्ट से चार्ज कर रखा हुआ है। मान लो हमने V वोल्ट से चार्ज कर दिया C कैपेसिटेंस से। चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया गया। कैपेसिटेंस ये है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ CV और यहाँ माइनस CV आ गया होगा। ठीक, और उसके बाद अ चार्ज प्लस Q इज नाउ गिवन टू पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को और प्लस Q चार्ज दे दिया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। तो ठीक है, पहले तो CV था ही था, उसके बाद अब Q और मिल गया, पॉजिटिव प्लेट को मिला है, सिर्फ ध्यान रखें। ठीक, तो इस वाले पे कितना चार्ज आ गया? तो इस वाले पे हो गया CV प्लस Q, इस पे कितना हो गया? माइनस CV। पर ऐसा तो रहने नहीं वाला, अब क्या होने वाला है? गौर से सुनो, CV प्लस Q प्लस माइनस CV बाई 2, ये टोटल चार्ज है जो बाहर जाने वाला है। ठीक, तब देखो ये तो ये कट गए, तो Q/2 इधर बाहर और Q/2 इधर बाहर। पॉजिटिव प्लेट पे क्या बचा? CV प्लस Q माइनस Q/2, ये बचा अंदर। ठीक, टोटल चार्ज माइनस आउटर चार्ज इज चार्ज ऑन इनर सरफेस, तो CV प्लस Q/2, ये मेरे पास चार्ज बचा इनर सरफेस पे पॉजिटिव प्लेट के। दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। और अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट Q/C। Q हमारे पास है CV प्लस Q/2, और C तो हमारे पास C है, जितना था उतना ही है, क्योंकि कैपेसिटेंस किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज और वोल्टेज पे थोड़ी डिपेंड करता है। इसको क्या करें? C को अंदर भेज दें। C को अंदर भेजते ही ये क्या बन जाएगा? इसको ऐसे ही रहने तो क्या परेशानी है, या अंदर भेज दो, तो बन जाएगा V प्लस Q/2C। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, अच्छे सवाल हैं ये। और अब जो सवाल आएंगे, पैरेलल सीरीज़ के क्वेश्चन कराने ज़रूरी हैं क्या? मेरे हिसाब से तो सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चन कराने का कोई लॉजिक नहीं है ना। चलो एक सवाल ये करा देता हूँ। मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, इससे जुड़ा हुआ एक और 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 कैपेसिटर है। ये वाला 2 माइक्रोफैरड का है, ये वाला 5 माइक्रोफैरड का है,
और ये वाला 3 माइक्रोफैरेड का है, ये वाला 4 माइक्रोफैरेड का है, ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर है तो बढ़िया है। सुनते रहो। इस पॉइंट को बोला जा रहा है सवाल के अंदर ए, इसको बोला जा रहा है बी, और फिर कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी के अक्रॉस बतानी है। तो मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने में तो कोई परेशानी नहीं है। ए और बी के क्रॉस देखोगे तो ये 3 तुमको मिलने वाले हैं सीरीज़ में, और इनके इक्विवेलेंट के साथ ये 2 माइक्रोफैरेड मिलने वाला है पैरेलल में। तो सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये बन गया। ये कितना बनेगा, इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है 60, और फिर कितना हो जाएगा, इधर आएगा 20, इधर आएगा 15, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 12। जोड़ लीजिए तो 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 और 2 47। तो जो सी की वैल्यू आई वो आई 60/47। ये 60/47 के साथ जो 2 है वो पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 + 60/47, ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइक्रोफैरेड्स में। सॉल्व कर लीजिए आंसर। अब इसके अलावा सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस नहीं ही कराए जाएंगे। प्लेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेट्स के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, उसकी भी चिंता नहीं है। जैसे प्लेट के क्वेश्चन करने में क्या है, देखो एक प्लेट ये दे दी, फिर एक प्लेट ये दे दी, और फिर एक प्लेट ये दे दी, और कहा कि इस प्लेट को अर्थ कर दिया गया, और यहाँ पर ऐसा बोला गया कि यहाँ पर V वोल्टेज लगा दिया गया है, और V वोल्टेज से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। अब इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, ये V वोल्ट है, बट वायर से जुड़ा है तो ये दोनों V वोल्ट हो गए, क्योंकि ये अर्थिंग हुई है इसलिए 0 वोल्ट पे हो गया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है, इनके बीच का भी सेपरेशन D दिया हुआ है। एरिया ऑफ द प्लेट ए सबके हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स लिए गए हैं, इसमें कोई और वेरिएशन नहीं दिया जाता है। तो दिमाग में आता है कि ये भी एक कैपेसिटर बनेगा और ये भी एक कैपेसिटर बनेगा, ठीक। और दोनों कैपेसिटर को गौर से सोचो, तो V वोल्ट और 0 वोल्ट, V वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों के दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज दोनों कैपेसिटर में सेम है, इसलिए इनको हम पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक। तो पहले अगर कैपेसिटर की बात करी जाए तो पहले कैपेसिटर को आप देखो गौर से, तो उसका फॉर्मूला है ε0a/d, और दूसरे कैपेसिटर को देखो तो उसका फॉर्मूला भी है ε0a/d। तो जो सीरीज़ में होने की वजह से, सॉरी पैरेलल होने की वजह से जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो बन जाएगी ε0a/d और प्लस ε0a/d, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये बन गया हमारा सी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सब कुछ पैरेलल में दिखाई दे रहा है, सीरीज़ में नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, और फिर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, तो चार्ज कैसे लिखोगे, तो कोई भी एक कैपेसिटेंस ले लो, जैसे देखो ये पैरेलल में है, तो ये और ये, इनमें लिखो Q1 और इसमें लिखो Q2 और जोड़ दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। Q1 Q2 वैसे तो मैग्नीट्यूड में बराबर ही आने वाले हैं, तो ε0a/d इंटू वोल्टेज बराबर चार्ज। तो Q नेट की वैल्यू क्या आ गई, बराबर Q1 + Q2, और Q1 Q2 बराबर है तो फॉर्मूला बन गया 2ε0a/d इंटू V, ठीक है। मैं इसका सर्किट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बस प्लेट्स में 2 मिनट में आंसर आ जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना, है ना, कोई चमत्कार नहीं है, इसलिए कोई विशेष महत्व नहीं है इसको सॉल्व करके दिखाने का। आगे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दे रखा हो, मान लो, या छोड़ो पोटेंशियल डिफरेंस का सवाल छोड़ो, हटाओ, ये सवाल करो, अच्छा है ये, है ना, इजी क्वेश्चन नहीं करते हैं वे तो सारे इजी हैं मेंस के हिसाब से। 4 कैपेसिटर मैंने लगा दिए लाइन से, और ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट को कनेक्टिंग वायर से मैंने यहाँ जोड़ा, और ये हिस्सा जुड़ गया जा करके यहाँ पर, ठीक। और पूछा जा रहा है अगर सारे सी कैपेसिटेंस के हैं तो बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये पॉइंट ए है तो तुरंत ही ये पॉइंट ए है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, इसलिए आप यहाँ ना जाइए और कहिए ये भी पॉइंट ए है, क्योंकि ये पॉइंट बी है, और इसके अलॉन्ग यहाँ चले आइए तो ये भी पॉइंट बी है, ठीक है ना। अब गौर से देखो कि ये 3 कैपेसिटर जो ये मैंने एरो बना दिए, ये सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं ए और बी के बीच में, और फिर ये भी ए और बी के बीच में, तो इन 3 के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ ये भाई साहब पैरेलल में है। क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें, 3 सीरीज़ में है, यानी C/3 इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, प्लस C, ये C इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है।
ये देखो, एक प्लेट का सवाल और देखो, 3 और फिर ये चौथा प्लेट और ये 5वां प्लेट। हाँ ये ठीक है, अब सही है। अब देखो ये सवाल हम लोगों ने क्लास के अंदर भी कर रखे हैं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं इन सवालों में। ये जुड़ गया यहाँ पे और ये वाले जुड़ गए यहाँ पे। इसको बोला जा रहा है कि ये बी माइनस पे है और इसको बोला जा रहा है कि ये ए प्लस पे है। प्लस माइनस मतलब ए को हायर बोल दिया, बी को लोअर बोल दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, जो और प्लेट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो मान लो कि ये एक्स है और क्योंकि ये दोनों प्लेट्स कनेक्ट कर दी गई हैं तो फिर ये भी क्या हुआ, एक्स। ये ए पोटेंशियल है तो इससे जो भी जुड़ा होगा वो ए पोटेंशियल पर होगा और ये भाई साहब बी पोटेंशियल पे होंगे। दूरियां सबके बीच में डी डी दे रखी हैं। सवाल के अंदर ये बोला हुआ होता है, अगर दूरियां नहीं बराबर होती हैं तो स्पेशली मेंशन करते हैं कि डिस्टेंसेस सेम नहीं है। फिलहाल देखो, ये कैपेसिटेंस बनेगी जो बी और एक्स के बीच में है, ये कैपेसिटेंस बनेगी जो ए और बी के बीच में। इसको मैं बी एक्स लिख लेता हूँ, इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ। इसको देखो, ये ए और एक्स के बीच में है और इसको देखो तो ये भी ए और एक्स के बीच में है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं, एकदम साफ सुथरी बात दिखाई देती है। क्या, सुनो, कैसे बनाया जाए इस कैपेसिटर को, कैसे किया जाए? तो मेरे हिसाब से ऐसे किया जाए कि कैपेसिटर के एक्स एक पोटेंशियल बना लो, है ना। मान लो ए पोटेंशियल बना लिया, बी पोटेंशियल बना लिया, बीच में एक्स बना लिया, बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। ए और बी के बीच में एक लगा हुआ है तो ये दूसरा वाला कंप्लीट हो गया। ये ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, चौथा वाला कंप्लीट हो गया पैरेलल में। सब के सब सी 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 हैं क्योंकि डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, तो कोई अंतर तो पड़ा ही नहीं। तो इसमें देखो गौर से क्या हुआ, ये दो पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो ये बन गया बेटा आपका 2c और ये 2c के साथ ये c सीरीज़ में दिखाई दे रहा है तो 1/2c प्लस 1/c सीरीज़ में होने की वजह से नीचे आया 2c, ऊपर आया 1, इधर आया 2 तो आया 2c/3। ये 2c/3 नीचे वालों का बन गया, ऊपर वाले c के साथ पैरेलल हैं तो हमारे पास 2c/3 प्लस c इज़ द c इक्विवेलेंट। इसमें कोई चमत्कार तो है नहीं, आसान क्वेश्चन है। अगले सवाल पे आ जाइए। अब मैं इजी क्वेश्चन करा रहा था, थोड़ा सा मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। 10 मिनट के अंदर हम बाहर निकलेंगे इस झमेले से, लेकिन ध्यान रखें कि इस तरह के सवाल आते हैं इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर और जोड़ दिया गया। 10 वोल्ट की बैटरी बताई गई, ये 2c, ये 2c, ये 2c और कोने वाला c। ठीक, स्पेसिफिकली इस जगह से इन्होंने अर्थिंग कर रखी है। इधर अर्थिंग करने का मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो बना दिया गया है। विशेष ध्यान रखें, इस पोटेंशियल को ज़ीरो बना दिया गया है। और फिर पूछा जा रहा है कि ये है तुम्हारा पॉइंट ए और ये है तुम्हारा पॉइंट बी और पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी बताने हैं। ठीक, ए का पोटेंशियल बताओ और बी का पोटेंशियल बताओ, ये बताना है। कैसे बताया जाए, क्या किया जाए, समझो। मानो कि यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो है, वहाँ तो ज़ीरो नहीं मान सकते हुए अर्थिंग कोई ज़ीरो मानना है, तो क्या करा जाए, क्या करें क्या करें क्या करें? मेरे हिसाब से इधर मान लो x, तो x के साथ चलते चलते बैटरी आ गई तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगा 10 + x क्योंकि आप 10 का वोल्टेज बढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक, आप x पता कर लेंगे तो सारा आंसर आ जाएगा। गौर से देखो, x और c के बीच में 3 2c 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 किसमें लगे हुए हैं, सीरीज़ में। सीरीज़ में होने का मतलब 2c/3 है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x और 0 के बीच में। ठीक, x और 0 के बीच में। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 इज़ 10 + x, 1 इज़ x एंड 1 इज़ 0। ठीक, तो मैं 0 बनाता हूँ और फिर यहाँ x बनाता हूँ। गौर से देखो, ये 3 बिंदु हैं मेरे पास, ये और ये। तो ऊपर सर्किट तो खैर बना ही हुआ है, इसको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये कैपेसिटेंस जो है वो c है, 10 और इसके बीच में। अच्छा, क्या करा जाए क्या करा जाए क्या करा जाए? मेरे हिसाब से एक बात बहुत लॉजिकल है कि इन तीनों पे चार्ज बराबर होना चाहिए, इन तीनों पे चार्ज बराबर होना चाहिए। ठीक, बराबर कर लेते हैं तो ये c इक्विवेलेंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x है और ये हो जाएगा बेटा आपके चार्ज के बराबर, 2c/3 × x = q। ठीक, अब इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, इस वाले पे।
तो 10 प्लस एक्स ये वोल्टेज है और सी ये है और इस पे आया चार्ज क्यू। ठीक है, अब आप बताओ कि ये दोनों चार्जेस बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे। चार्जेस क्या होंगे सोच कर देखो। तो ऐसा मेरा मानना है कि इन दोनों ही कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस हैं वो बराबर आने वाले हैं। और आप इस Q और इस Q को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करके निकाल लीजिए X और X की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ए और बी के पोटेंशियल्स का। ठीक है ना, जहाँ अर्थिंग दे दी जाए वहाँ पर आपको अर्थिंग का ही पोटेंशियल ज़ीरो मानना है, कहीं और का नहीं मानना है। ठीक, मैं लैडर प्रॉब्लम वगैरह नहीं करा रहा हूँ, उसकी कोई नीड नहीं है, वो सब टाइम वेस्टेज है, पेपर में अब नहीं आया करता है। खैर देखो ये ये 30 वोल्ट 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, क्या किया जाए। देखो ऐसे सवाल में यहाँ 0 मानो, यहाँ 30 मानो, यहाँ 30 मानो, यहाँ 0। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। ये है ए और ये है बी अपनी शीट में, और पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस पूछने का मतलब है कि अगर मैं इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो गौर से देखो, ये तीन मुझे सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ में दिखाई देने का मतलब हुआ 6/3 डिवाइड इज इक्वल टू 2। तो ये कैपेसिटेंस जो है इसके इक्वलेंट बन जाएगा। देखो मैं इस वाले कैपेसिटेंस को बना रहा हूँ 6 माइक्रोफेरेड, उसके बाद इन तीनों का मैं इक्वलेंट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, विच इज़ 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, अब गौर से देखो, यहाँ पे मैं 30 मान चुका था, यहाँ पे मैं 0 मान चुका था, तो इस 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 30 वोल्ट्स। तो जो मेरा चार्ज, अच्छा 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो चार्ज आ गया वो चार्ज बराबर हो गया सी वी के। तो सी कितना है 2 और वी कितना है 30, ये आया 60। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर पे जितना चार्ज उतना ही दूसरे पे, उतना ही तीसरे पे, उतना ही नेट पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इंडिविजुअल पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने चार्ज निकाला है 60 माइक्रोकूलम का, वो चार्ज इस पर भी होगा। अब इस पे अगर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज इज 60 एंड कैपेसिटेंस इज 6 एंड वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स। आंसर आ गया आपका 10 वोल्ट्स। इस तरह से सवालों को छोटे तरीकों से किया जा सकता है। ठीक, खेलते रहिए इसके साथ, यही सब सवाल हैं, ये कैपेसिटर का रिवीजन है। अब इन सवालों को त्याग देना ही बेहतर है, क्योंकि टाइम वेस्ट इसके बाद और नहीं करना चाहिए। जितना कर दिया उतना ज़रूरी था, क्योंकि सवालों को देखना तो होता ही है। ठीक है, अब नहीं करेंगे। लेकिन देखो शीट कहाँ गई अपनी, ये चलो देखो क्या क्या रहा है कि कैपेसिटर हैं कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर, उनकी कुछ अच्छी बातें हैं। देखो एक ईएमएफ ई यहाँ पे, यहाँ से एक स्विच लगा दिया है, क्लोज़ नहीं किया अभी, जब करेंगे तब बताएंगे। ये कैपेसिटेंस है, इसको यहाँ जोड़ा गया। C2 कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C1 कैपेसिटेंस है, यहाँ पे एक और बैटरी लगी है दैट इज़ ई, आइडेंटिकल बैटरी है ई और ई। ठीक, ये बोल दिया गया। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट चार्जेस विल फ्लो आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ द स्विच SW। ये स्विच है SW स्विच, इसको शॉर्ट करने के बाद कितना, शॉर्ट करने का मतलब मिला देना है ना, क्लोज करना। तो बताओ, इस सेक्शन को बोला गया है 1, इस सेक्शन को बोला गया है 2, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पूछा गया है। व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द सेक्शंस 1 एंड सेक्शन 2 आफ्टर द स्विचिंग ऑफ द स्विच। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या होगा। अब सुनो भाई कि जब चार्ज, इस सवाल को देखना गौर से, मैं स्विच को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने का मतलब ये है कि मेरे पास ये बैटरी अब काम की नहीं है, क्योंकि ओपन है। ओपन है लेकिन ये बैटरी तो लगी हुई है, ये बैटरी लगी है, तो ये तो काम हो ही गया। देखो गौर से कि ये दोनों सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ में दिखाई देने का मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस C प्राइम। ठीक, और जो चार्जेस आ जाएंगे वो चार्जेस हो जाएंगे E इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बिफोर स्विचिंग।
बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये चार्ज पहले से ही मौजूद है। अच्छा, ये किस पर मौजूद है, एक पर कि दोनों पर? दोनों पर बराबर बराबर, ठीक है ना, इतना ही चार्ज दोनों पर ही मौजूद है। ठीक, इसके बाद अब चाहो तो इसको क्लोज कर लो, स्विच को क्लोज कर लो। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा समझो। स्विच को क्लोज करने के बाद कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस, ये बंद, यहाँ एक कैपेसिटेंस, और ये यहाँ पे ये ई, ये C2, ये C1, और ये भी ई, ठीक है। अब ऐसे समय में हम लोग चाहें तो लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लूप लॉ अप्लाई करने का क्या मतलब है कि दो लूप बनाएं, दो लूप में घूम जाएं और कहें कि सब कुछ सही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे जो चार्ज है इसको हम Q2 बोलते हैं, और इस पर जो चार्ज है उसको हम Q1 बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा करने पर बात तो बनी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर प्लस बोल दें, इधर माइनस, और इधर प्लस बोल दें, इधर माइनस। तो बैटरी का तो प्लस माइनस फिक्स ही होता है, और अगर ने उल्टा माना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ ही जाएगा माइनस में, ठीक। और घूम जाए यहाँ से यहाँ। क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ कहता है कि पोटेंशियल ज़ीरो होता है। यहाँ से चलना शुरू करो, ऊपर की तरफ भागोगे तो क्या लिखोगे, प्लस ई, फिर यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आओ तो क्या लिखोगे, माइनस Q2 बाई C2, वोल्टेज है बराबर ज़ीरो, ठीक। और यहाँ से निकल आएगा आपके पास Q2 की वैल्यू E इंटू C2, ठीक है, ध्यान रखें। यहाँ से चलना शुरू करें आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरे सेक्शन के लिए। ऊपर की तरफ चलें तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी प्लस Q2 बाई C2, इधर से इधर आ जाइए। इधर से इधर आते ही माइनस से फिर प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं प्लस Q1 बाई C1, ऊपर से नीचे आइए, माइनस ई, वापस वहीं पहुंच गए, बराबर ज़ीरो। अच्छा, Q2 की वैल्यू तो आपको पता है, दैट E बाई C2, सॉरी E इंटू C2, तो इसकी जगह पे आप E इंटू C2 लिखोगे तो C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा E, ठीक, माइनस E प्लस Q1 बाई C1 बराबर ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ से आप E से E को काट दीजिए तो Q1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ज़ीरो, ठीक। फाइनली जो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज है वो ज़ीरो हो गया। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर चार्जेस निकालने हैं। तो सेक्शन 1 हमारा कौन सा था, वो ये था। सेक्शन 2 कौन सा था, वो ये था, ठीक है। अब समझो, पहले चार्ज इस कैपेसिटर पे कुछ था, इस पर भी कुछ था, आज इस पे ज़ीरो हो गया, ठीक, आज इस पे ज़ीरो हो गया, और इस पे अभी चार्ज है। इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है हमारे पास E इंटू C2, ठीक है ना। समझो बात, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब प्ले पेज में जगह नहीं बची है। यहाँ लिखता हूँ, सेक्शन 1 से कितना चार्ज गया है वो समझो। सेक्शन 1 से चार्ज गया है, शुरुआत में Q1 प्लस Q2 चार्ज था टोटल, और फिर बाद में ज़ीरो है, तो C2E के बराबर चार्ज फ्लो किया। वो तो हम निकाल ही चुके थे कि वो तो वहीं से निकल के आ रहा है, ठीक। दूसरी बात, सेकंड से कितना आया, माइनस Q1 माइनस Q बराबर माइनस E C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक, क्योंकि E इंटू सी इक्वलेंट ही तो चार्ज फ्लो करेगा, तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक। देख लेना एक बार इस सवाल को दोबारा से, क्योंकि पेज चेंज हुआ है ना। ऐसा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल, पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, लगातार आते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। मान लो सवाल इस तरह पूछा जाए, चार्ज कंजर्वेशन वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। कहता है कि एक कैपेसिटर है, C कैपेसिटेंस का है, इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया गया। तो चार्ज होने के बाद यहाँ प्लस माइनस CV और यहाँ पे माइनस CV आ गया होगा। बाद में इस कैपेसिटर को हटा दिया गया, हटाने का मतलब यहाँ पे प्लस CV, यहाँ पे माइनस CV है। कह रहा है इसी कैपेसिटर को अब जोड़ दिया गया एक अनचार्ज कैपेसिटर से, ठीक है, अनचार्ज से जोड़ दो, तो यहाँ पे प्लस CV, यहाँ पे माइनस CV पहले हुआ करता था, यहाँ ज़ीरो और ज़ीरो हुआ करता था, पर फिर अब कुछ ऐसा होगा क्योंकि वो इस पे चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं है, और इस पे चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी है, तो इसकी कैपेसिटेंस को भी C ही ले लेते हैं, इसको भी C ही ले लेते हैं। तो फिर ऐसा होगा कि चार्जेस फ्लो होने लग जाएंगे, और फ्लो होने के बाद इसके पास कुछ बचेगा, मान लो Q1, और इसके पास बचेगा कुछ
टू, बताओ Q1 Q2 क्या है। तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल में जुड़ चुके हैं, तो कॉमन पोटेंशियल हो गया है V। कॉमन पोटेंशियल इज V। अब देखो गौर से, कुछ V प्राइम बोल दो उसको, तो जो नया चार्ज Q1 होगा वो होगा C इंटू V1। V1 की जगह V प्राइम लिखा है मैंने, V1 नहीं, C इंटू V प्राइम। और जो Q2 होगा वो भी C इंटू V प्राइम होगा। और गौर से सोचो, Q1 प्लस Q2, जो मैं इस प्लेट का चार्ज कंजर्व करने की कोशिश करूं तो इनिशियल चार्ज के बराबर होना चाहिए। इनिशियल चार्ज कितना था, वो तो CV था, तो ये बराबर होना चाहिए CV के। तो Q1 प्लस Q2 की जगह क्या लिखना चाहिए, C कॉमन ले लिया जाए, तो V प्राइम प्लस V प्राइम इज इक्वल टू CV। ये से ये कट गया, तो V प्राइम की वैल्यू आई V/2। V/2 पता चलते ही इसमें यहाँ वैल्यू पुट करिए और Q1 Q2 की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। ये कैपेसिटर है, ठीक, मान लो 20 माइक्रोफैरेड का है और इसको 200 वोल्ट से चार्ज कर रखा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। और इसको 10 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, इस पर Q बराबर 0 है। और फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ा कैसे गया वो देखो, प्लस माइनस, और इस पर तो चार्ज है ही नहीं तो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, ऐसे जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या चार्जेस इनके पास नए आ जाएंगे, ये बताना है। और देखो हम ऐसे जोड़ देते हैं और कहते हैं कि कुछ कॉमन पोटेंशियल V इनके अक्रॉस आ चुका है। ऊपर वाला 20 है, नीचे वाला 10 है, हाँ। और हम मान लेते हैं कि कुछ जो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो 20 इंटू वी आ जाएगा और भाई साहब पे 10 इंटू वी आ जाएगा, चार्ज CV। तब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। हो गई स्टेडी स्टेट अचीव। अब देखो क्या कहानी है कि मैं ये कह दूं कि ये जो प्लेट्स हैं और ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। अभी इस पे चार्ज 0 है और इस पे अगर मैं प्लेट पर चार्ज निकालूं तो चार्ज इज CV, और CV की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 20 इंटू 200 निकल के आएगी। ठीक, तो 4000 माइक्रोकूलम्स। तो 0 इन प्लस 4000 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्जेस 4000 माइक्रोकूलम्स। और आज भी वो उतना होना चाहिए क्योंकि दो प्लेट्स आपस में ही जुड़ी हैं, जो चार्ज होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं और नहीं जाएगा। और फिलहाल जो इनके ऊपर चार्ज हैं, एक के ऊपर है 20 इंटू वी और दूसरे के ऊपर है 10 इंटू वी, और दोनों को जोड़ोगे तो 4000 माइक्रोकूलम के बराबर ही आना चाहिए। तो वी को कॉमन लेते ही अंदर बचा हमारे पास 30, 0 से 0 को आप उड़ा दीजिए, तो वी की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 400/3 वोल्ट्स। वंस यू गेट वोल्टेज, तो इस पर जो चार्ज है इसको मैं Q1 बोल दूं और इस पर जो चार्ज है इसको मैं Q2 बोल दूं, तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आनी चाहिए 20 इंटू वी और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 10 इंटू वी। वी की वैल्यू पुट करिए, आंसर पा लीजिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं, इसी में थोड़ी सी वैरायटी और चेंज करो। क्या, ये देखो कि ये 20 था और मान लो 20 वोल्ट से ही चार्ज कर रखा माइक्रोफेरेड में, ये प्लस ये माइनस, एक ये था 10 माइक्रोफेरेड और 10 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, ये प्लस और ये माइनस। पर इनको जब जोड़ा गया तो कुछ गंदी तरह से जोड़ा गया। कैसे, देखो ये 20 वाला है, ये प्लस और ये माइनस, और ये 10 वाला है, इसको उल्टा करके जोड़ दिया गया, ये प्लस ये माइनस। अब बताओ, तो ठीक है बता लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको चेंज करो, इधर आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम चार्ज और इधर आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम चार्ज। तो यहाँ पे शुरुआत में जो चार्ज है दैट इज़ 400 और यहाँ जो चार्ज है दैट इज़ 100। बाद में क्या राम कहानी होने वाली है वो बताते हैं। अच्छा, यहाँ -100 होगा, यहाँ -400 होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो आखिरी स्टोरी है वो ये होगी कि 20 और 10 ऐसे लगे हुए हैं, लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ वोल्टेज है V, ये 20 और ये 10, कॉमन पोटेंशियल हो गया V। मैं इसी को पॉजिटिव और इसको ही पॉजिटिव मान लेता हूँ, एक ही तरफ हो जाने वाले हैं वो सब, ठीक, कॉमन पोटेंशियल की वजह से। तो इधर आंसर आएगा 20 इंटू वी और इधर आएगा 10 इंटू वी। ठीक, ये चार्जेस का जो सम है, इन प्लेट्स के बीच का जो चार्जेस का सम है वो पहले इन प्लेट्स के चार्जेस के सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो है ही। तो 400 प्लस नहीं -100, क्योंकि ये चार्ज अब निगेटिव हो चुका है। दिस मस्ट बी इक्वल टू 20V प्लस 10V। कोई दिक्कत नहीं। कितना आया, 30V बराबर 300। तो V की वैल्यू कितनी आई, 100। सॉरी, 0 से 0 कैंसिल, 100 नहीं 10 आया भाई साहब, सॉरी। वोल्टेज की वैल्यू आई
10 वोल्ट। अगर V की वैल्यू 10 वोल्ट है तो इस पर जो अब चार्ज हो चुका है वो हो चुका है 200 माइक्रोकूलम्स, और भाई साहब पे जो चार्ज हो चुका है वो CV यानी 10 वोल्ट यानी कि 100 माइक्रोकूलम्स। ठीक है ना, 100, ठीक है, 100 हो गया, प्लस का 100 हो गया। गौर से देखो, यहाँ -100 था, अब हो गया प्लस का 100, और यहाँ पे प्लस का 400 था, यहाँ पे हो गया प्लस का 200। तो 200 माइक्रोकूलम्स का चार्ज ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट में बहकर आ गया। ये सवाल इस तरह पूछा जाता है। तो ध्यान रखें कि किस पोलैरिटी में जोड़ा गया है। कई बार पोलैरिटी चेंज करके सवाल को डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, बच्चे हड़बड़ी में गलत कर जाते हैं। तो पोलैरिटी मस्ट बी वेरी मच अंडरस्टूड कि कहाँ कहाँ कैसे पोलैरिटी बदली जा सकती है। ठीक। इसके अलावा एक सवाल और देखो, ये 200 वोल्ट से ये देखो, ये 10 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है। मैं माइक्रोफेरेड नहीं लिख रहा हूँ पर माइक्रोफेरेड बोल रहा हूँ, तो माइक्रोफेरेड में लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटेंस दी गई है। कह रहा है कि हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो बताओ। ध्यान रखना, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। ठीक, खैर वो सब बातें बात की हैं, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखो, मैं इस सवाल को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ कि मान लो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है, मैं कलर चेंज कर लूँ पहले, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल मैं 0 मार्क कर लूँ। 0 मार्क करते ही जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो यहाँ का पोटेंशियल जो इस जगह का मिलेगा दैट वुड बी 200, क्योंकि बैटरी लगी हुई है। अच्छा, इसके अलावा मुझे और कहीं का पोटेंशियल नहीं पता है क्योंकि कैपेसिटर आ रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम की बात है, ये तो मुझे नहीं पता, क्या किया जाए। सुनो, ऐसे सवालों में एक सिंपल बात है कि मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल x है। अगर यहाँ का x है तो यहाँ का भी क्या है, x। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ तो यहाँ मिलेगा x + 10, क्योंकि बैटरी है, बढ़ गया है पोटेंशियल, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, x + 10। +10 है भाई, +10 है। ठीक, ये मिला। अब क्या किया जाए? अब कुछ ना किया जाए, अब कुछ चार्ज कंजर्वेशन लगा लो या चार्ज फ्लोन लगा लो, जिसको हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो जंक्शन लॉ की चर्चा कर ली जाए। ठीक, जहाँ पर भी हमने x वोल्ट माना हुआ है, x वोल्ट माना। अब x के हिसाब से सोचना, मेरी बात को समझना, तो तुम्हें समझ आएगा अच्छी तरह से। जो चार्ज यहाँ से फ़्लो हो रहा है वो कुछ ऐसे फ़्लो होता हुआ मान लो, यहाँ से इधर फ़्लो होता हुआ मान लो, और यहाँ से इधर फ़्लो होता हुआ मान लो। ऐसा क्यों माना जाए? बहुत सिंपल है, ऐसा इसलिए मान लिया जाए क्योंकि हम मानते हैं कि x सबसे बड़ा वोल्टेज है और यहीं से सारा चार्ज फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, दिमाग में रखना इस बात को। तो चार्ज कंजर्वेशन की बातें करो। चार्ज कंजर्वेशन की बातें मतलब चार्ज कंजर्व करके देखिए कौन कौन से चार्जेस कंजर्व हो जाएंगे। चार्ज कंजर्व देखो कौन कौन से होंगे, अभी बताता हूँ। किसको कलर चेंज कर लूँ? प्लेट के अंदर देखना, ये प्लेट के चार्ज कंजर्व हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लेट देखो टूटी हुई ना, ये सर्किट में अलग है, और जितना चार्ज है ये प्लेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं, किसी भी प्रकार से कहीं और चार्ज नहीं जाने वाला, और ये प्लेट्स कंजर्व हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाले 2 माइक्रोकूलम को देखो, 2 माइक्रोफेरेड को देखो, 2x - 20 नहीं 200, सॉरी, 2 × x - 200। मैं x को बड़ा मान रहा हूँ, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते थे इसलिए इसको बोलने की खास ज़रूरत नहीं है। प्लस चार्ज कहाँ गया क्या, 4 वाले पे देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 का, तो हम क्या लिखें, 4 × x। ठीक, और इस पे चार्ज कितना है, ये देखो, ये तो +2 × x + 10, इतना ही वोल्टेज है, और ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त कर लें, यहाँ से हम प्राप्त कर लें x, और x फाइंड करते ही यहाँ पुट करिए चार्ज आ गया, यहाँ पुट करिए चार्ज आ गया, यहाँ पुट करिए चार्ज आ गया, तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। बस आपको यही करना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो किसी एक जगह पे x मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, x निकालिए, x निकालने के बाद इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर। तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। दिमाग में इस बात को ज़रूर रखें, कोई बहुत बड़ा चमत्कारी क्वेश्चन नहीं बना है ये। खैर,
इसी तरह के 10 सवाल करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन आसान था, ये हो जाता है। खैर आगे देखें, स्विचिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है शीट में, अपनी स्विचिंग का क्वेश्चन बना लेते हैं। ये देखो, ये देखो 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज़ प्लस 200 वोल्ट्स। जब ये प्लस 200 वोल्ट है तो क्या किया जाए, गौर से देखो। सवाल क्या पूछेगा उस पर गौर करना। सवाल पूछ रहा है कि ये जो फिगर है, कैपेसिटिव सर्किट दिखाया गया है, स्विच दिया हुआ है SW, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ठीक। और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B व्हेन स्विच इज ओपन, ठीक। ध्यान रखें, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। A और B क्या है, तो मान लो कि A ये है और B ये है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जब स्विच ओपन है, क्योंकि क्लोज होने के बाद A और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर लग गया है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो अगर गौर से देखो तो सर्किट में इस स्विच को ओपन होने पर, जब ये ओपन कंडीशन में, तो स्विच की कोई लॉजिक नहीं है, आप इसको इरेज कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है इसके होने ना होने का। अब इसको देखिए, जहाँ अर्थिंग हो जाती है वहाँ का पोटेंशियल 0, ऊपर वाले का 200 वोल्ट, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में और आपस में पैरेलल, यानी 6 और 3 सीरीज़ में। 6 और 3 देखो तो 6 × 3/6 + 3, 18/9, यानी कि आंसर 2। ये 2 और ये भी 2 सीरीज़ में हो चुके हैं, 2 और 2 पैरेलल में। 2 और 2 पैरेलल का मतलब टोटल कैपेसिटेंस आ गई 4, यानी C इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो आया 4। C इक्विवेलेंट 4 है। अच्छा, अब गौर से देखो, शुरुआत में इसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो समझो। इन 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट है वो 2 है, और इसके अक्रॉस यहाँ 0 से लेकर हम कहाँ पहुँचे, 200 वोल्ट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। तो कैपेसिटेंस 2 और पोटेंशियल डिफरेंस 200, तो जो चार्ज आया वो आया 400। तो यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर +400, यहाँ -400, यहाँ +400, यहाँ -400, यही कहानी यहाँ भी होगी, +400, -400, +400, -400, ये चार्ज रहा होगा। अब चार्ज तो हमने रख लिया इतने ढेर सारे, अच्छा भी लगा, पर अब अचानक से बोल देगा कि स्विच को क्लोज कर दिया गया। तो चलो स्विच को क्लोज कर दो। स्विच के क्लोज करते ही ये एक पाथ बन गया जहाँ से चार्ज अब फ्लो कर सकता है। A और B के पोटेंशियल्स हो गए हैं बराबर, तो कहेगा कितना चार्ज कहाँ से फ्लो कर गया है, ये वाली बातें बताइए। तो चलो भाई फ्लो करते बताते हैं। इतना तो क्लियर है कि जो यहाँ प्लेट्स, थोड़ी सी मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी लाइन, ये जो प्लेट्स हैं अंदर वाली, इनके बीच का चार्ज कंजर्व है, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच का चार्ज कंजर्व है। आज की तारीख में कितना चार्ज हो गया, ये कैसे पता किया जाए, ये पता करने का सिंपल तरीका है। देखो क्या, मान लो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये VV है, पोटेंशियल तो बराबर हो चुका है। तो इधर का पोटेंशियल मान लो x, और यहाँ का भी पोटेंशियल मान लो कुछ x है, ठीक है। तो x -0, आज का देखो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, x -0, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपेसिटेंस से 3, ये हो गया इसके ऊपर नया चार्ज, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 3x इसके ऊपर चार्ज हो गया। इसके ऊपर निकाला जाए तो 6x आ जाएगा नया चार्ज, ठीक। ऐसे ही ऊपर देखो, 200 ऊपर x नीचे, ठीक। तो हम क्या मान सकते हैं चार्ज को, 200 - x × 3। इधर वाले पे देख लो, तो 200 - x × 6, नया चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इनर सरफेसेस की बात कर लो, इनर सरफेस पे +400 -400 +400 -400, सारा चार्ज कितना हो गया, 0। तो आज भी चार्ज क्या होना चाहिए, 0। पर आज चार्ज दिख की तरह है, इस पर इतना, इस पर इतना, इस पर इतना, इस पर इतना, सबको जोड़ दीजिए, 0 के बराबर पुट कर दीजिए। इसको मैं Q1 बोल दूँ, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4। मैं कहता हूँ Q1 + Q2 + Q3 + Q4 का जो सम है वो 0 है। आप ये 0 रख कर के x निकाल लीजिए। वंस यू विल गेट x, तो क्या आपको सारे चार्जेस पता चल चुके हैं, खत्म, आंसर स्विचिंग हो गई, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और फिर एक ये भी है कि A और B के बीच का पोटेंशियल बताना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, Q = CV से पोटेंशियल भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल यही बन गया।
ठीक है, ये हो गया भाई। सवाल देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सवाल कराने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर अभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं आती है तो फिर पेपर में कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए नीड नहीं है। हम शीट में थोड़े से ठीक ठाक सवाल देख रहे हैं, वैसे कैपेसिटेंस में इससे कठिन सवाल आते नहीं हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है इतना इसमें परेशान होने का, है ना। और बहुत डिफ़िकल्ट सवाल मेंस में नहीं आते हैं, तो इतना परेशान भी नहीं होना है। हाँ देखो, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी सवाल की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी नहीं आता है पेपर में, उसकी भी नीड नहीं है। नहीं, ये सब सवालों की कोई लॉजिक नहीं। रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है भाई अभी, ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट। अच्छा चलो, कुछ छोटी छोटी बातें देख लो क्योंकि शायद काम आ जाती हैं। कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आता नहीं है, पर फिर भी अगर कमेंट करने के लिए आ जाए तो देख लो। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो चार्ज एट एनी टाइम टी होता है वो होता है सी वी ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, जहाँ पे सी इक्वलेंट है और जो वी है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक, ये किसी भी टाइम की चर्चा हो रही है, बैटरी का वोल्टेज था वो, ठीक है। और फिर इसमें आप ग्राफ बना लेते हैं क्यू और टी का, तो एक्सपोनेंशियल है और ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा और ये किसी सैचुरेशन वैल्यू को टेंड करेगा, और सैचुरेशन वैल्यू जो है वो सी वी है, मैक्सिमम चार्ज तो वही है, ठीक है ना। और इसमें 1 बाई आर सी जो है उसको, आर सी को हम लोग बोलते हैं, 1 बाई आर सी को नहीं, आर सी को बोलते हैं टाउ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और अगर टी की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो ऐसे में ई की वैल्यू हो जाती है माइनस, ई की पावर -1 हो जाती है। ई की पावर -1 होने का मतलब हो गया कि 1 माइनस 1 बाई ई। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ मिलती है हमें, दैट इज़ टाउ बराबर आर सी बराबर टी। इस वैल्यू पर जो मेरा करंट है वो 0.63 बन जाता है, 0.63 CV। CV मतलब मैक्सिमम चार्ज। 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज एक टाइम पीरियड में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये डेटा आपको याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास बनता है करंट का फॉर्मूला, और करंट का फॉर्मूला मेरे पास आता है I0 इंटू ई की पावर -t बाई आर सी। अगेन आप इसका ग्राफ देखिए, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है आई और टी का, ये किसी मैक्सिमम वैल्यू से ऐसे करके गिरता है एक्सपोनेंशियली। फिर यहाँ पे t बराबर आर सी रख के देखिए, t बराबर आर सी रखने पर यहाँ पता चलेगा कि 37%, 0.37 ऑफ I0, अगर ये वैल्यू I0 थी, मैक्सिमम चार्ज था, तो वो बचता है। यानी कि एक टाइम पीरियड में जो आर सी टाइम है, इस आर सी टाइम के अंदर अंदर हमारे पास 37% ऑफ द इनिशियल करंट बचता है। ये आपको बस एक्सप्रेशन और ये डेटा याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंस के रिगार्डिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को आपको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आता वाता नहीं है। खैर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल करने के लिए कराया जा सकता है। और डिस्चार्जिंग की कहो तो बता दें, नीड होती नहीं है, पर फिर भी चलो चाहो तो देख लो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की क्या सच में ज़रूरत होती है? देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लिख ही देता हूँ, फॉर्मूला लिखने में क्या जा रहा है क्योंकि पढ़ाना तो नहीं है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम लोग को जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज एट एनी टाइम टी, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। अब डिस्चार्ज होने का मतलब हमने कैपेसिटर को पहले चार्ज कर रखा है, उसके बाद किसी अप्लायंस में उस कैपेसिटर से चार्ज को भेज रहे हैं, एनर्जी को भेज रहे हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इसका फॉर्मूला बनता है सी वी, जो इनिशियल चार्ज था इसके ऊपर, इंटू ई टू पावर -t बाई आर सी। ये चार्ज का फॉर्मूला है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, करंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट वुड बी CV0 ई टू पावर -t बाई आर सी। और डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 बाई आर सी नीचे आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा -V0 बाई आर इंटू ई टू पावर -t बाई आर सी। ये करंट और चार्ज के फॉर्मूला बन गए, ठीक है।
ध्यान रखें इस बात को, कोई परेशानी नहीं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला देख लो, चार्ज का ग्राफ देख लो, ये चार्ज और ये समय ऐसे घटेगा भाई। करंट की चर्चा कर लो और समय की चर्चा कर लो, ये भी चर्चा कर लो, ये भी करंट ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, चार्ज की अगर बात करें तो एक टाइम पीरियड में t बराबर आर सी के अंदर हमारे पास 37% ऑफ सी वी चार्ज, जो कि हमारे पास शुरुआत में हुआ करता था, उतना चार्ज बचता है। ठीक, और करंट में देखो तो टाइम t बराबर आर सी पर मेरे पास टोटल चार्ज आई नॉट का अपॉन ई करंट बचता है। ई क्या है? वही ई जो एल्गोरिदम में होता है, वो सॉरी लॉगरिदम में होता है, ई ऑयलर नंबर। इतना चार्ज बचता है, ये आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। खैर, काम की बातें नहीं हैं। सवाल देखो कैसे आते हैं, मैं लिख देता हूँ सवाल, एक सवाल या दो सवाल मैक्सिमम इस पे देखूंगा, उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सवाल देखो, क्यू एट व्हाट टाइम, लिख देता हूँ एट व्हाट टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर in a discharging circuit is equal to 1/2 its initial value। कितने समय में कैपेसिटर पे चार्ज अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि चार्जिंग के फॉर्मूला अलग हैं, डिस्चार्जिंग के अलग हैं। तो मैं डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाऊं Q बराबर Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, ये बन गया भाई हमारा। अब गौर से देखो, तुमसे कह रहा है कि कितने समय में, अपने को समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि Q नॉट इंटू टी की पावर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, आर सी इज टाउ। और जो समय दे, ये चार्ज जो दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है Q नॉट बाई टू, ये टोटल का आधा या मैक्सिमम का आधा, और यहाँ लिखा हुआ है Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। Q नॉट से Q नॉट चला गया, तो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ जो है वो बन गया 1/2। अब इनको दोनों तरफ ln ले लीजिए, लॉग लेते ही क्या बनेगा मेरे पास, लॉग लेते ही बनेगा माइनस टी बाई टाउ, और बनेगा ln2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.693, ln2 की वैल्यू तो प्लस 0.693 होती थी, 1/2 लिखा हुआ है तो माइनस बन गया है, वो माइनस से माइनस निपट गया, तो टाइम की वैल्यू आई बेटा 0.693 इंटू टाउ। आर सी लिख दीजिए उसकी जगह, आंसर। ठीक, ये सवाल है। अब ऐसा पूछा जाता है, इसी में एक और सवाल है, एनर्जी पर पूछा जाता है। क्या? इन अ डिस्चार्जिंग सर्किट एट व्हाट टाइम इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट। अब कोई परेशानी वाला विषय नहीं है मेरे हिसाब से। मैं सवाल में डेटा आसान ले रहा हूँ, 1/2 बोल रहा हूँ, 3/2 बोल सकता है, 3/4 बोल सकता है, 60%, 70%, 81% भी बोल सकता है। तो वो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन का पार्ट है, कंसेप्ट का पार्ट नहीं है। वो जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज़ हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैं चार्ज से क्यों ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज का फॉर्मूला पता है। ठीक, क्यू स्क्वायर बाई 2c तो लिख ही दिया, तो हाफ क्यों लिखा फिर। 1/2c को आप अलग कर लीजिए, चार्ज का जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए। जनरल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और टी की जगह मुझे 2t लिख देना चाहिए क्योंकि वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ई की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, और आर सी की जगह टाउ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यू नॉट क्या है, यू नॉट इज़ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज़ Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, तो मेरे पास ये हिस्सा जो है Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, ये बन गया इनिशियल। तो u बराबर क्या निकल आया, वो निकला U नॉट इंटू टी की पावर माइनस 2t बाई आर सी। और इसको आप क्या करिए, कह रहा है कि जो एनर्जी है वो इनिशियल वैल्यू की आधी हो चुकी है, दैट इज़ U नॉट ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी। यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या बना,
ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी बराबर 1/2। ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी बराबर 1/2। आप नेचुरल लॉग ले लीजिए तो बनेगा माइनस 2t बाई आर सी बराबर माइनस 0.693। फिर वही बात है, माइनस में है, कट गया, तो टाइम की वैल्यू जो बनी वो बनी 0.693 इंटू आर सी बाई 2। गौर से देखो, चार्ज जो है वो 0.693 इंटू आर सी टाइम में आधा हो जा रहा था, और एनर्जी जो है वो 0.693 इंटू आर सी बाई 2 टाइम पे आधी हो जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा पूछ लेता तो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना ही समझदारी का विषय है, जल्दी सवाल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल आ जाते हैं कई बार। तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार देखो है नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज का अगर सवाल आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लगा भी लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। बस इसके बाद मेरे हिसाब से मेंस के स्तर के रिवीजन के नाम पर जो कुछ हम कर सकते थे हमने किया है। इसके बाद इसमें और ज़्यादा कुछ माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर व्हीट स्टोन वगैरह नहीं लगा पाए और किरचॉफ वोल्टेज लॉ वगैरह नहीं लगा पाए किसी सर्किट के अंदर, तो इसका मतलब पेपर में करने वाले कुछ भी हम नहीं हैं। खैर, इनफ फॉर द रिवीजन फॉर कैपेसिटर्स, है ना। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक के सवाल अपने नहीं किए हैं। डाइलेक्ट्रिक का एक वीडियो और मैं डाल दूंगा 15-20 मिनट पढ़ाकर डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो वो भी काम हो जाएगा, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक का पार्ट बचा है, वो हम लोग करेंगे अगले सेक्शन में, और इसके बाद हम नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।